नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट नितिन सिंह तेवतिया आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वी एडवोकेट्स पर। और हमारे साथ आज कानून के विशेषज्ञ हैं नवीन सलार जी, जो आपको कृषि सुधार बिल 2020 के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। सरकार का क्या उद्देश्य है, सरकार इस बिल को क्यों लाई, यह सब हम जानेंगे एडवोकेट नवीन सलार जी से। तो आइए सुनते हैं एडवोकेट नवीन सलार जी को। नमस्कार, मैं आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम एक मुद्दे पे बात करेंगे जो हाल के दिनों में बहुत विवादास्पद रहा है और जिस पे कई राजनीतिक दलों ने अपनी रोटियां सेकी है। कृषि सुधार बिल। किसान भारत की आत्मा, भारत की रीढ़ की हड्डी और हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है। तो निश्चित रूप से किसान की समृद्धि, किसान की बढ़ोतरी हमारे देश की बढ़ोतरी है, हमारे देश की वृद्धि है। परंतु कुछ राजनीतिक दलों ने हाल ही में सरकार द्वारा पास किए गए कृषि बिलों को एक विवाद का मुद्दा बना दिया। एक एडवोकेट होने के नाते मुझे ये महसूस हुआ कि किसान इन बिलों को समझे और इसके द्वारा सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या चाहती है, वो किसानों तक पहुँचे। तो आइए जानते हैं इन तीनों बिलों के बारे में। तो सबसे पहला जो बिल है वो है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा 2020। दूसरा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता 2020। और तीसरा अनिवार्य वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इन तीनों बिलों का मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों के रक्षा करना है, ऐसा सरकार ने कहा है। 2018-19 में कृषि स्टैंडिंग कमेटी ने यह सुझाव दिया कि किसानों को लाभकारी कीमतें मिले। और लाभकारी कीमतें कैसे मिलेगी? जब लाभकारी और पारदर्शी प्लेटफॉर्मों को बनाया जाएगा। दूसरा, किसानों की पहुंच सरकारी केंद्रों और एपीएमसी तक हो। तीसरा, कृषि मार्केटिंग योजना 2020 का भी सुझाव दिया गया। अब ये तीनों बिंदु किसानों के हितों के लिए हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं हमारा किसान कड़ी मेहनत करके धूप में, बरसात में, सब कुछ सुखों का त्याग करके वो अपने खेत में एक पूजा की तरह लगा रहता है, अपना सब कुछ खेत में लगा देता है, पर किसान को उचित कीमत नहीं मिल पाती। शायद आप भी किसान हैं, अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी इस दर्द को समझते होंगे कि आप इतनी मेहनत से अन्न को उगाते हैं और अंत में आपको क्या कीमत मिलती है। और जो बीच में दलाल, अड़ती, वो सारा मार्जिन आपका खा जाते हैं और आपको मजबूर होकर अपनी फसलों को उनके दामों पर बेचना पड़ता है, ना कि आपके अपने दामों पर, अपने अनुसार। फसल आपकी, मेहनत आपकी, फिर भी आपकी कीमत नहीं। क्यों अड़ती आपकी कीमत लगा लेते हैं? क्यों जो बीच के दलाल हैं वो आप पे दबाव बनाते हैं? तो ये बिल इन सारी परेशानियों को, इन सारी दिक्कतों को ध्यान में रखकर वो बनाया गया है, जिसका उद्देश्य बीच के दलालों, बीच के अड़तियों को हटाकर एक पारदर्शी व्यवस्था को स्थापित करना है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक भी बिल भी इस व्यवस्था के द्वारा लागू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को जो धन की समस्या होती है, किसान मेहनत कर सकता है, किसान अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह जोत सकता है, पर उनके पास जो कृषि के लिए अच्छे उपकरण, अच्छी खाद, अच्छे बीज को लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता, धन की समस्या। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना किसानों को उनकी उपज लगाने से पहले जो और लोग हैं जिनके पास पैसा है उनके साथ सीधा कॉन्ट्रैक्ट कराया जाए,
जो फसल लगने से पहले किसानों को इस बात का आश्वासन दे पाएँ कि हाँ आप फसल लगाएं और इस फसल को हम इतनी दामों पर तो खरीदेंगे ही। तो किसान को ये आश्वासन मिल गया कि फसल लगाने के बाद मेरी फसल इस कीमत पर तो बिकेगी ही बिकेगी। उस समाज किसान को एक श्योरिटी मिल गई। दूसरा, जब इन्वेस्टमेंट होगा, जब लोग आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो आपको बताएगा भी कि आप बेहतर उत्पादों का, कृषि उत्पादों का उपयोग करें, अच्छे बीज का उपयोग करें, अच्छे फर्टिलाइज़र का उपयोग करें, बेहतर कृषि प्रणालियों को अपनाएं। तो आपको एक्सपर्ट की भी इसमें न केवल सहायता मिलेगी, आपको आपके उत्पाद का निर्धारित मूल्य मिलेगा, बल्कि आपको इस बात का भी आश्वासन मिलेगा कि आपके साथ एक विशेषज्ञ, कृषि विशेषज्ञ का भी साथ मिलेगा। तो ये आपके लिए एक बेहतर व्यवस्था होगी। दूसरा, हमने ये देखा है, अभी तक ये देखा गया है कि एपीएमसी का प्रावधान किया गया है कि किसानों को उचित मूल्य मिले, किसानों की जो उपज है उसको उचित मूल्य मिले, उसको अच्छे खरीदार मिले, ये सोचकर एपीएमसी की स्थापना की गई। परंतु हाल के वर्षों में हमने देखा एपीएमसी जो है एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई, उस पे एक दलालों का अड्डा बन गई और कुछ ही लोग मिलकर किसानों की फसल का मूल्य निर्धारित करते थे, उपज लागत से कम मूल्य निर्धारित करते थे और वो जैसा चाहते थे उन एपीएमसी को चलाने लगे। इसी कारण अनेक राज्यों ने एपीएमसी व्यवस्था को ख़त्म करने का सुझाव दिया और जैसा हम देखते हैं सबसे पहले बिहार ने 2002 के अंदर एपीएमसी को हटाया और किसानों को एक खुला बाजार की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। मोदी जी भी इस विषय में बहुत सजग और जागरूक हैं, इसीलिए वो एक देश एक मंडी की बात करते हैं कि किसान कहीं भी अपने खेत से लेकर देश के किसी भी कोने में वो अपनी उपज को बेच सकता है। और किसान भाइयों एक बार और ध्यान रखो, जितने ज़्यादा खरीदार उतना बढ़िया मूल्य। अगर एक खरीदार होगा, एक दलाल होगा, एक आढ़ती होगा, एक ही व्यवस्था में आप रहेंगे तो आपको उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा, आपको उनसे दब के काम करना पड़ेगा। लेकिन आज इन कृषि बिलों को आने के बाद आपके पास खुले बाजार की नीति आ गई, आप अपने उपज को देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं, अपना उचित मूल्य पा सकते हैं। दूसरा, आपको ये भी पता चल सकता है कि अगर आप एक आप एक हिमाचल के किसान हैं और आपको अपने प्रदेश में अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा, तो ई नाम करके एक व्यवस्था की स्थापना की गई जिस पे आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने कृषि उत्पादों को बेच सकते हैं। आपको ये इस माध्यम से ये भी सुविधा दी गई है कि आप देश की अन्य मंडियों में क्या भाव चल रहा है और जहां सबसे अच्छा भाव मिल रहा है आप उस मंडी में आपको बेचिए। दूसरा, जो सबसे बड़ा मिथ अपोजिशन की तरफ से बनाया गया है या ये कहा जा रहा है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इस माध्यम से ध्वस्त कर दिया जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत बात है। एमएसपी खत्म नहीं हुआ, एमएसपी बरकरार है और एमएसपी बरकरार रहेगा। दूसरा, मैं किसान भाइयों आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, आप क्यों सिर्फ एमएसपी की बात करते हैं? आप एमएसपी से ज़्यादा पर बेचने की बात क्यों नहीं करते? जब हमारे पास खुले बाजार की नीति है, आपके पास बहुत सारे खरीदार, बहुत सारी मंडियां हैं, तो आप एमएसपी की बात ही ना करें। आप कहें कि हमारा उत्पाद एमएसपी से भी ज़्यादा बिके। तीसरा, जो महत्वपूर्ण पहलू इन कृषि सुधार बिलों के द्वारा लाया गया है वह है सरल विवादों को निपटाने की प्रक्रिया, जो मुख्य बिंदु है। ये भी एक विवाद का विषय रहा है कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देना चाहती है जिसमें किसान कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाता रहेगा, किसान कोर्ट केसों में फंसकर रह जाएगा और वो किसान खेतों में हल जोतेगा या वो कोर्ट के चक्कर लगाएगा। ये भी एक गलत धारणा है। किसानों को कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इस कृषि सुधार बिलों के द्वारा 3 स्तरीय
विवादों के निपटारण के लिए व्यवस्था का निर्माण किया गया है। सबसे पहला कंसिलिएशन बोर्ड, कि अगर किसी समय किसान और खरीदार या कॉन्ट्रैक्ट फार्मर के बीच कोई विवाद हो जाता है तो आपसी सलाह के द्वारा, आपसी समझौते के द्वारा, आपसी बोर्ड के द्वारा, जिसमें कुछ लोग किसान के होंगे, कुछ लोग सरकार के होंगे और कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के होंगे, वो बैठ के सलाह मशवरा करके अपने विवादों को दूर कर लें। यदि फिर भी विवाद का निपटारा नहीं होता तो जो लोकल एसडीएम हैं, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट, वहाँ पर आप जाकर अपने विवादों का निपटारा करा सकते हैं। ये भी एक, और एसडीएम हर ज़िले के अंदर, हर तहसील के अंदर होता है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा, अगर फिर भी विवाद का निपटारा नहीं होता तो आप जो एसडीएम के ऊपर अपीलीय वो है, आप वहाँ जाकर अपना वो कर सकते हैं। तो कोई कोर्ट कचहरी का इसमें किसानों को नहीं फंसाया जा रहा। चौथी और अंतिम बात यह भी कही गई है कि जमीन से किसानों को वंचित करने के लिए ये बिल लाया गया है। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये बिल पढ़ें तो किसान को जमीन के मालिक बना रहने के लिए बिल बनाया गया है कि किसान, जमीन का जो मालिक है वो सिर्फ किसान ही रहेगा, किसान के अलावा उस जमीन का मालिक कोई और नहीं हो सकता। और यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई समझौता किसान और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बीच हो तो केवल कृषि उपज के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, ना कि जमीन के लिए। इसलिए आप इस भ्रम में भी ना पड़े कि आपकी जमीन का सौदा होगा, नहीं, आपकी उपज का सौदा होगा, जमीन का नहीं। तीसरा, ये जो बिल है ये किसानों की तरफ झुके हुए बिल है, जिसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर है वो आपसे चीटिंग करना जाए तो किसानों को हितों को ध्यान में रखते हुए विवादों का निपटारा करने की व्यवस्था की गई है। तीसरा, एक अन्य बिल जो है उसको भी इस कृषि सुधार बिल का अंग बनाया गया, वो है अनिवार्य वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 2020, जो अब एक्ट बन गया है, जिसके अंदर अनिवार्य जो वस्तु हैं जैसे प्याज और अन्य चीज़ें जिसके ऊपर जो आप अपने यहाँ क्षमता से अधिक भंडारण नहीं कर सकते थे, उसको भी इस कैटेगरी से बाहर कर दिया है, ताकि आप जितना ज़्यादा उपज बढ़ाएं या जितना ज़्यादा पैदा करें उसको आप अपने यहाँ भंडारण भी कर सकें, ताकि किसी तरह की अनिवार्य वस्तु अधिनियम जो है उसके ऊपर कोई कानूनी बाध्यता ना लगाए। परंतु इसके लिए युद्ध और आपातकाल के समय कुछ प्रोविज़न का ध्यान रखा गया है। और अंत में मैं अपने सभी किसान भाइयों से और अन्य उन लोगों से जो मेरा ये YouTube चैनल देख रहे हैं, आग्रह करना चाहता हूँ कि आप भ्रमित बिल्कुल ना हो, लोगों के बहकावों में बिल्कुल ना आए। सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है बहुत सोच समझ विचार कर निर्णय लेती है, अनेक विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है, उनसे सलाह मशवरा विमर्श करके निर्णय लेती है। सरकार पर भरोसा रखें। ऐसा नहीं है कि मैं सरकार का पक्ष रख रहा हूँ, ये मेरी अपनी निजी राय है, क्योंकि एक अधिवक्ता होने के नाते मुझे ये लगता है कि हम देश के हित में, किसानों के हित में जो अच्छा हो उसका सपोर्ट करें, लोगों को उस अच्छे कार्यों के बारे में, अच्छी नीतियों के बारे में बताएं। और मैं अपने सभी किसान भाइयों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप यदि इस विषय पर या इस बिल के बारे में कोई और कानूनी बारीकियों को समझना चाहते हैं या किसी विशेष मुद्दे को समझना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वी एडवोकेट्स पर जाकर हमें सब्सक्राइब करें, हमारे नंबर पे सब्सक्राइब करें, हमारे को कमेंट करें, अपनी राय करें। हम आपको ज़रूर उस विषयों का, आपके समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।